Hello friends, a very warm welcome to Achiever Batch for 69 BPSC Mains Examination of बोधिसत्व PCS। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी और आज हम अपने करंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं समान नागरिक संहिता, आवश्यकता और औचित्य। दैट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेसेसिटी एंड जस्टिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको पता है कि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान सरकार इसे लागू करना चाहती है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी के लिहाज से, धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से, सामाजिक व्यवस्था के लिहाज से यह टॉपिक प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तथ्यात्मक जानकारियाँ और एनालिटिकल भी पूछी जा सकती हैं। वहीं मेंस के लिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो देखिए, ये एक्चुअली आपको एक जागरूक नागरिक के तौर पे ये सारे मामलों के बारे में जानकारी तो चाहिए ही, लेकिन हियर हम 69 बीपीएससी मेंस की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करें एग्जामिनेशन हॉल में, आंसर कैसे लिखना है, तो इसके लिए हमें एक खाका चाहिए हमारे दिमाग में। जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे और कैसे कैसे अपने जानकारियों को प्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, मैं पूरे नोट्स को एलोबरेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि अपना एक पीडीएफ नोट्स दिखा दीजिए। तो ऐसे ही पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं हम, हैंड रिटन फॉर्म में भी और टाइपिंग फॉर्म में भी रहता है, दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देख लेना। हमारा प्रेजेंटेशन भी आपको पता चल जाएगा और जो हमारा कंटेंट है उसका भी स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट आज के टॉपिक का क्या है। डैट मीन्स पूरे टॉपिक को हम किस नज़रिए से देखने वाले हैं और क्या क्या हमें जानकारियाँ इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता, आवश्यकता और औचित्य। जो टेबल ऑफ कंटेंट है, सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को लिखते हैं तो उसका परिचय लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, साथ में समसामयिक जो करंट में सिचुएशन है, कंटेम्पररी सिचुएशन है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ यूसीसी पर बहस, स्वतंत्रता पूर्व और बाद की स्थितियों में क्या क्या हुआ यूसीसी को लेकर डेवलपमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। और इसकी क्यों आवश्यकता है, क्यों सरकार इसे लागू करने के लिए आतुर है, क्यों जो प्रोग्रेसिव थॉट्स के लोग हैं वो कह रहे हैं या न्यायालयों के द्वारा ये सजेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट को कि भैया आप अपना टेम्परामेंट दिखाओ और इसको लागू करो। यूसीसी को वर्तमान समय की सबसे बड़ी अनिवार्यता है यूसीसी। इसके साथ साथ इसके राह में, मतलब इसको लागू करने के राह में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंततोगत्वा सुझाव के साथ निष्कर्ष लिखेंगे। दैट मीन्स कंक्लूजन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आप सभी को पता है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अमूमन आप सबने पढ़ रखी होगी पॉलिटी फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में इसकी व्यवस्था करी गई है, उसका आर्टिकल है 44। उसमें कहा गया है कि राज्य जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। देखिए, आज की हमारी वर्तमान सोसाइटी में आपको पता है अनेक धर्मों के, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सब लोग रहते हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है ना, वो अपनी डफली और अपनी राग वाली है। जो इनका व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत सिविल मामले हैं ना, ये सब ये अपने अपने लॉ से, अपने अपने कानून से रन करते हैं। ठीक है, जैसे गोद लेने का मतलब मामला हो, या तलाक का मामला हो, विवाह विच्छेद का मामला हो, विवाह का मामला हो, या मतलब किसी को वारिस घोषित करने का मामला हो, ये सारे मामले ये अपने पर्सनल तौर तरीकों से और जो इनका धार्मिक कानून है उसके अंतर्गत ये चलते हैं। लेकिन एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, एक मतलब आगे बढ़ने वाली सोसाइटी में, जो अपने आप को वैश्विक गुरु वैश्विक गुरु की उपाधि हासिल करना चाहती है, फिर से सबके लिए समान कानून होना चाहिए। और यहाँ पे केवल सिविल मामलों से हैं और ये व्यक्तिगत मामलों की बात करी जा रही है, सामूहिक मामलों की नहीं। यूसीसी का समान नागरिक संहिता का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, सारे मुद्दों को डिकोड करने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, आपको पता है कि डीपीएसपी को जो है अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय के द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है। फिर भी जो राज्य जो कुछ भी कानून बनाते हैं उसके लिए ये बेसिक इंस्ट्रक्शन का काम करता है कि ये मामला होना ही चाहिए। और अंततोगत्वा जो राज्य का फाइनल एम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, उसको गेन करना है इन रास्तों पे चल के।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, वेरी बेसिक है। कानून बनाते समय मतलब जो भी विधायिका है, विधायिका में जो भी लोग चुन के हम भेजते हैं उसको जो है इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। सामयिक स्थिति की बात करें तो देखिए, अंतरधार्मिक विवाह मामलों पे मतलब एक याचिका दायर करी गई थी। तो ये याचिकाओं पे सुनवाई करते हुए दिसंबर 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि देखो भैया, अब समय की सबसे बड़ी अनिवार्यता ये है ना कि यदि आपने आपको प्रोग्रेस करना चाहते हो तो यूसीसी को लागू करो, अनुच्छेद जो 44 है उसको लागू करने की व्यवस्था करो, कमेटी वगैरह का गठन करो और सारे संप्रदाय के लोगों को बैठा के और एक जनमत के तहत इसे लागू करने का प्रयास करो। सरकार के द्वारा मतलब उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा गवर्नमेंट को ये आदेश दिया गया। हाल ही में ये व्यापक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वर्तमान सरकार इसे लागू करना चाहती है। वर्तमान में देखिए, देश के हर धर्म के लोग विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि से संबंधित मामलों का निपटारा अपने अपने कानून के अंतर्गत करते हैं, जो कि मैंने पहले बताया। इसमें एक जानकारी है, आप ध्यान में रखना, मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं और अपने व्यक्तिगत मामलों का निपटारा करते हैं। माय डियर फ्रेंड, गोवा एकमात्र भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहां से प्री में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अनेक आयोगों का फेवरेट टॉपिक है, तो ध्यान में रखना। ये 19वीं शताब्दी में जब पुर्तगाल के अधीन था तभी इसमें लागू किया गया था यूसीसी, और जब ये भारत ने इसको ले लिया तब भी इसको अध्यारोपित नहीं किया गया, यहाँ से हटाया नहीं गया, नल एंड वाइड नहीं किया गया। ठीक है, तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू है, ध्यान में रखना। अब देखिए, आपके दिमाग में यदि आपका दिमाग जिंदा है तो एक प्रश्न उठना लाजमी है यूसीसी पर बहस को लेकर कि यदि इतना ही प्रोग्रेसिव है, यह इतना ही समय की अनिवार्यता है, जो अंग्रेज अपने आप को इतना प्रोग्रेसिव समझते थे, प्रोग्रेसिव शो ऑफ करते थे, उन्होंने क्यों नहीं यूसीसी को लागू किया? इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो उस समय संविधान सभा क्यों पीछे हट गई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेके? ठीक है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन तीनों एज में, मतलब औपनिवेशिक काल में भी, आफ्टर औपनिवेशिक काल में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बात करें तो अक्टूबर 1840 लेक्स लोकी रिपोर्ट आता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया, संहिताकरण करने की बात करी गई, कानूनों के संहिताकरण करने की बात करी गई। इसमें अपराधों, साक्ष्यों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया। तो एक तरफ यहाँ तो बल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो धार्मिक मामले हैं ना, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की मतलब का सुझाव भी दिया गया। और साथ में आपको पता है कि 1857 का जब महान क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में जो तत्कालीन कारण थे वो सबसे बड़े धार्मिक कारण ही थे। मतलब धार्मिक कारण बहुत बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह के पीछे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, आइंदा मतलब किसी भी तरीके से भारतीयों के सेंटीमेंट को, भारतीयों के धार्मिक भावना को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मतलब उनको पता चल गया था कि ऐसे ये सड़क पे गंदगी फैला देंगे, सड़क पे कितना भी गंदगी रहेगी तो साफ नहीं करेंगे, लेकिन धर्म की बात आ जाएगी तो खुद लोट के सड़क साफ कर देंगे, चाहे कितना भी गंदा सड़क हो। तो धार्मिक महत्ता को उसने समझा कि यहाँ के लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उस पे धर्म कितना हावी है, और किसी भी तरीके से इनके सेंटिमेंट को हमें हर्ट नहीं करना है। तो 1859 में रानी की घोषणा के अनुसार धार्मिक मामलों में पूर्ण हस्तक्षेप न करने का ब्रिटिश सरकार के द्वारा वादा किया गया था। ठीक है, सेटलमेंट करने को लेके। तो आपने देखा, जहां एक तरफ जो मतलब ये अपराध से रिलेटेड और जो अन्य कानून थे उनका संहिताकरण तो करा गया, लेकिन धार्मिक मामलों को, जो व्यक्तिगत मामले थे, उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसमें अवहेलना का शिकार हुआ यूसीसी उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता ठंडे बस्ते में रह गया। अब बात आती है उत्तर औपनिवेशिक युग 1947 से लेकर 1900 मतलब शाहबानो के केस तक के मामले को हम देखते हैं कि इस बीच यूसीसी पर किस तरीके की बहस होती है। माय डियर फ्रेंड, संविधान प्रारूपण के दौरान जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोनों लीडर ऐसे थे जो यूसीसी के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन वहां पे उस समय अतिरेक व्यवस्था
व्यवस्थाएं थी। अभी भारत विखंडित हुआ था धार्मिक मुद्दों को लेकर, और उस समय जो धर्म के जो मतलब अपने आप को धर्माधीश बोलते थे, वे लोग काफ़ी ज़्यादा क्या थे, अतिरेक की स्थिति में थे कि ना भैया ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित करेगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। देखिए धार्मिक अतिरेक, धार्मिक कट्टरपंथी, कभी कभी शब्द दिमाग में नहीं आते हैं, तो जो धार्मिक कट्टरपंथी थे ना, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, और उस समय जनता के बीच जागरूकता की भी कमी थी। अभी भी जागरूकता की कमी है। मैं जब सजेशन दूंगा निष्कर्ष में कि सरकार को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए यूसीसी को लागू करते वक्त, तो यह है जागरूकता की कमी। और उस समय ऑब्वियसली लिटरेसी रेट इतना कम था, तो उस समय यूसीसी के बारे में कौन ही बात करे, ठीक है। सब लोग कहते थे कि हाँ नाम भैया धर्म है, धर्म है, धर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके लोगों ने समझा दिया इन दोनों लीडर्स को, ना भैया तो चुपचाप बैठ जा जान, अभी कोनो आवश्यकता नहीं है यूसीसी के लागू किला के। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारे लोग होशियार होते जाएंगे, और समय की अनिवार्यता जब होगी तो यूसीसी अपने आप लागू हो जाएगा, समान नागरिक संहिता अपने आप लागू हो जाएगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। लेकिन इस दौरान कुछ सुधार कानून भी लाए गए, हिंदू कोड बिल और उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसके द्वारा हिंदुओं के कानूनों में कुछ सुधार करे गए। इसमें सब गोद लेना, विवाह विच्छेद, विवाह करना, बहुविवाह प्रथा को बंद करना, ये सारी चीज़ें इसमें व्यवस्था करी गई थी, जिसका विरोध भी हुआ था, ठीक है। औरतों को संपत्ति के पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था, बाद में उसको हिस्सेदार वगैरह भी बनाया गया, ये सुधार करे गए। फिर आता है टर्निंग पॉइंट 1985 शाहबानो केस का मामला। 73 वर्षीय मुस्लिम महिला थी यह, इसका पति इसको तलाक दे देता है, तो ये कोर्ट में जाती है, और जो जिला न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय, वहाँ से इसको राहत मिलती है, और इसके पति को मतलब ये कहा गया कि उसे न्याय मतलब उच्च न्यायालय और जो जिला न्यायालय है उसके पक्ष में, शाहबानो के पक्ष में मतलब डिसीजन देते हैं। लेकिन बाद में इसका पति जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और वहाँ पे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की दुहाई देता है, और कहता है कि जो मुस्लिम लॉ है उसी के अनुसार इद्दत का पीरियड होता है, शायद इद्दत या बिद्दत नहीं, शायद इद्दत ही होता है, इद्दत का पीरियड। जो मुस्लिम लोग तलाक लेते हैं तो 90 डेज पालन पोषण करने के लिए पति जिम्मेदार होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो ये इद्दत के पीरियड में इसने सपोर्ट किया था, तो ये बता दिया कि जो हमारा मुस्लिम लॉ है उसके अनुसार तो मैंने एक पति मतलब जो मेरा फर्ज था मैंने उसको निभाया, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो फिर उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था ना, मैं आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के अखिल भारतीय आपराधिक संहिता के पत्नी, बच्चों, माता पिता के भरण पोषण के प्रावधान द्वारा, ये आईपीसी की धारा थी 125, इसके अंतर्गत शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता था, ठीक है। इसके साथ ही एससी ने सरकार से सिफारिश की कि यूसीसी को लागू करो भैया, कब लागू करोगे, 1985 हो गया, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद क्या होना था, इसका प्रभाव पड़ा, भयानक विरोध हुआ, कई जगह सभाएं हुई, आंदोलन हुई, जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उस पर भारी दबाव आ गया। 1986 में मुस्लिम महिला तलाक सुरक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, इसे आईपीसी की धारा 125 से बाहर रखा गया, सुरक्षित रखा गया, मामला ठंडे अवस्थे में चला गया। तो ये मुद्दा था। और वर्तमान में कंटेम्परेरी में हमने देखा कि दिसंबर 2021 में क्या था, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो इंटर रिलीजियस मैरिज होता है उस पे जारी याचिकाओं पे सुनवाई करते हुए सरकार को कहा कि देखो ये सही समय है, इस यूसीसी को लागू करो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा महिलाओं की अहित हो रही है यूसीसी न होने की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहस देख ली, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी आवश्यकताएं क्यों हैं। देखिए, धर्म आधारित भेदभावना हमारी सोसाइटी में खूब होता है, ठीक है। औरतों को हमेशा द्वयम दर्जे पर रखा गया है। मतलब इतिहास के पन्नों को पलटो तो क्या प्राचीन काल हो, कभी कभी किन्हीं कालों में इनके लिए गोल्डन पीरियड रहा है, लेकिन मैक्सिमम कालों में, मैक्सिमम पीरियड्स में इनको सप्रेस ही करने की कोशिश की गई है। व्यक्तिगत कानून के द्वारा धर्म के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव होते हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, और एकीकृत कानून जो है इस भेदभाव को ख़त्म कर सकता है, इसलिए यूसीसी लाना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ
पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा। देखिए होता क्या है, धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करेगा यह, और देश में जो रियल पंथ निरपेक्षता है ना उसकी वृद्धि होगी। मतलब कोई एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं कर सकता है। जैसे कोई हिंदू कहे अरे भैया तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, तो कोई मुस्लिम कहे कि अरे तारा यहाँ तो हाई होला, और दोनों आपस में लड़ कट मर जाए, ये मतलब व्यक्तिगत मामलों पे ऐसा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसी हम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो ये दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष तो कर ही नहीं पाएगा सब। तो जब कटाक्ष नहीं करेगा तो पंथ निरपेक्षता को वैसे ही बढ़ावा मतलब मिलेगा। सब एक दूसरे से लड़ने के लिए आतुर होते हैं, भले ही कोई मतलब भले ही कोई मुस्लिम बंदा है और सप्ताह में एक बार भी अल्लाह को, अपने अल्लाह को याद ना करे याद करे, या मतलब कोई हिंदू है वो भी सप्ताह में एक बार अपने भगवान को याद ना करे, लेकिन जब कोई कुछ कह देता है तो भड़क जाते हैं। हम अपने आप को बहुत ही सात्विक और डेवोटी बताने लगते हैं अपने अपने धर्म के प्रति। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन नेचर है, और जहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होती है। तो बर्तनों को एक सलीके में रखने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना भाई। अलग अलग जब हम रखेंगे और जब साथ में मतलब वैसे ही डिसअरेंज करके रखेंगे तो वो मतलब आवाज़ निकलेगी ही, और वैसे ही एक सलीके से रखेंगे, अरेंज करके रखेंगे, प्रॉपर एक गाइडलाइन के तहत रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रखेंगे, तो ये बर्तन आवाज़ नहीं करेंगे। तो यही है यूसीसी का काम। इसके साथ साथ धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। पूरी आबादी में एक समान कानूनों का पालन करने से विभिन्न पक्षों के बीच सांप्रदायिक विवादों में कमी आएगी और देश में धार्मिक सद्भाव बढ़ेगा। ठीक है। महिलाओं और वंचित वर्गों का संरक्षण होगा। देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं के नाम पर पर्सनल लॉ के जरिए महिलाओं के साथ बहुत तरीके के दुर्व्यवहार होते हैं। नैसर्गिक, उनके जो नैसर्गिक फंडामेंटल अधिकार है ना, उनसे भी वंचित कर दिया जाता है। तो अतः ये कानून से अति संवेदनशील जो भी वर्ग हैं उनको सुरक्षा प्रदान होगी। इसके साथ साथ अन्यायपूर्ण रीति रिवाजों, परंपराओं की समाप्ति होगी। इससे समुदाय में प्रचलित जो भी तर्कहीन, अन्यायपूर्ण सहित रीति रिवाज हैं वो खत्म हो जाएगा, और जो संवेदनशील वर्ग हैं उनकी सुरक्षा होगी। वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को क्यों बढ़ावा मिलेगा? देखिए यूसीसी का मतलब ये कतई नहीं है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, कि ना तो हई मुस्लिम होवन तो इंगरा खतरा सेपरेट व्यवस्था बा, चाहे हई हिंदू होवन तो इंगरा खतरा अलग व्यवस्था बा, चाहे हई ईसाई होवन, हई सिख होवन तो ये लोग खतरा अलग व्यवस्था बा। ऐसा कुछ नहीं भैया। तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, तुम बिल्कुल अपने गॉड को अपने भगवान के प्रति डिवोटेड रहो, अल्लाह के प्रति डिवोटेड रहो, ईश्वर के प्रति डिवोटेड रहो। उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। तुम खूब पूजा पाठ करो, लेकिन जो पर्सनल चीज़ें हैं ना, जो तुम धर्म के नाम पे कुछ भी करने के लिए वो आतुर हो जाते हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आपके जो सुप्रीम हैं, जिसको आप पूजते हो एज अ लॉर्ड, एज अ अल्लाह, एज अ भगवान, वो भी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो तो सबके लिए सब उन्हीं के संतान हैं, तो सब समान हैं एक तरीके से मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी। और देखिए प्रगतिशील परिवर्तन जरूरी। कोई मतलब कोई समुदाय है वो ये नहीं कहेगा कि ना भैया हम इसी कानून से पारित मतलब इसी कानून से चलेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। एक सर्व समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैंडमनेस समाज में होगी और कोई कहे कि ना हम हाइये कानून से पालन मतलब इसी कानून के अंतर्गत मुझे पालन करो, मेरा पालन करो, तभी मैं मतलब मैं अपने आप को पालित करूंगा, पोषित करूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे वो मतलब अल्पसंख्यक समुदाय हो या बहुसंख्यक समुदाय हो या मध्य संख्यक समुदाय हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो प्रगतिशील परिवर्तन जरूरी। ये व्यक्तिगत कानून एक विशिष्ट और अस्थायी संदर्भ में उस समय तैयार किए गए थे। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि जब बात हो रही थी तो ये कहा गया कि चलो भैया ये अस्थाई हैं, और जैसे जैसे समाज के लोग जो है शिक्षित होते जाएंगे, जागरूक होते जाएंगे, तो यूसीसी अपने आप लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ कुशल प्रशासन भी संभव। अब देखिए न्यायालय के पास अनेकों मतलब न्यायालय के पिटारों में अनेकों केस वैसे ही सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो ये उन पे बोझ है, न्यायालयों पे बोझ है, और साथ में जब व्यक्तिगत मामला का बात आता है और ये सारे लोग जाते हैं अपने अपने कानून का पिटारा लेके, तो ये ऐसे ही मतलब रैंडमनेस आ जाती है न्यायालय के पास, और न्यायालय जो है कुछ अधिक सुसंगत प्रणाली के तहत इनका निर्णय नहीं दे पाता है, तो डिले अधिक होता है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ से मतलब बचने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। इसके साथ मौजूदा जो भी भ्रम होगा ना अलग अलग कानूनों
कानूनों को लेके वो कम होगा और न्यायपालिका द्वारा कानूनों का आसान और अधिक कुशल प्रशासन संभव होगा। तो ये नॉर्मल छोटी छोटी क्लिक्स बीट हैं, आपको पता ही, मैं एलोबरेट कर दिया तो आपको समझ में आ गया, अब आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ समान सिद्धांत, अंततः इसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में समान सिद्धांतों, सुरक्षा उपायों, प्रतिक्रियाओं का निर्धारित किया जा सकेगा, जिससे अंतर विरोध कम होगा और विभिन्न समुदायों के बीच समानता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमने इसके पक्ष में तर्क देख लिया। अब विपक्ष में भी तर्क है। देखिए, हमारी सोसाइटी जो है बहुत ही विविधता पूर्ण है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हम मतलब एकता के नाम पे हम विखंडता को आह्वान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, विविधता है, विविधता का संरक्षण करते हुए यदि एकता को स्थापित किया जाए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे वर्तमान नीति नियंताओं को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बिल्कुल ना हो। देखिए, यूसीसी ना डिफाइन नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कह दिया गया है लेकिन इसके कंटेंट को डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब इसीलिए एक ये व्यवस्था भी, मतलब इसकी आलोचना भी होती है। हमने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा था डीपीएसपी की किन बातों को लेकर आलोचना होती है, तो डिफाइन नहीं करा गया है। तो ऐसा ना हो कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाए। तो ये बात ध्यान में रखना अत्यंत ही नितांत ही आवश्यक है, अदरवाइज समाज में जो है एक तरीके से वैमनस्यता और या मतलब अशांति फैल सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ विविधता में भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी डाइवर्सिटी है ना, आप देखोगे अनेक तरीके के जो धार्मिक समुदाय हैं या जंगलों में बसने वाले जो आदिवासी हैं, उनका अलग ही रीति रिवाज है, अलग ही उनका कल्चर है। तो उनके कल्चर को संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर उनको भी नहीं मिला सकते हो, ये ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न समुदायों जैसे आदिवासियों के अनूठे रीति रिवाज के अपने संस्कृति के अनुसार रीति रिवाज होते हैं, अतः एकीकृत कानून ऐसे रीति रिवाजों को खत्म कर देगा जिससे पहचान की संकट उत्पन्न हो सकती है। तो एकदम जो पहचान से जुड़ा हुआ मामला है, रूटेड है, डीप रूटेड है। जैसे आदिवासियों का मामला, केवल आदिवासी यहाँ पे इस लायक हैं कि इनको छूट दी जा सकती है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे लोग आज़ादी के इतने सालों बाद पढ़ लिख के काफ़ी होशियार हो चुके हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ सांप्रदायिक तनाव, तमाम धार्मिक संगठन इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। इसे लागू करने पर देश में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः सरकार को चाहिए कि इनिशिएशन ही धार्मिक समुदायों को बैठा के साथ में करे। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार यही होती है कि लोगों को हिस्सेदारी करे। जैसे कोई कानून बनाती है सरकार, तो अपने फॉरम पे डाल देती है कि आप इस पे सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो उससे बेटर आप जो धर्म के लोग हैं, धर्म मतलब अपने अपने समुदाय के स्वीकृत जो धार्मिक लोग हैं, उनको बैठाओ, उनसे बात करो और सबका सहमति के साथ कानून बनाओ, ताकि शांति व्यवस्था से यूसीसी लागू हो जाए। ठीक है, और इसे कोई पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और नितांत ही आवश्यक मुद्दा है सबको। यदि आप मुस्लिम हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तो आपको भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। हिंदू हो तो आपको भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। क्रिश्चियन हो तो इन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि एकदम से आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को यदि सीमित ना करे कोई चीज़ें यूसीसी, तो वो ठीक है एक लिहाज से। हालांकि सबको जब एक समान कानून के द्वारा ट्रीटमेंट करा जाएगा तो समानता सब में विद्यमान होगी और बहुत सारे इसके जो है सुप्रभाव भी हमारे सोसाइटी पे पड़ेंगे। तो धार्मिक संप्रदाय वगैरह से बचने के लिए, धार्मिक तनाव वगैरह से बचने के लिए सरकार को सबसे बात करके, सबके बीच जागरूकता फैला के, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप देख रहे हो कुछ भी। अब पिछले दिनों शायद द्रौपदी मुर्मू जी किसी मंदिर में गई थी, तो वो बाहर खड़ा होके वो प्रणाम कर रही थी, तो वो स्वेच्छा से कर रही थी। और कुछ लीडर्स ऐसे थे, उन्होंने कह दिया कि ये दलित वर्ग का मतलब वो है, अपमान है, वो है। क्यों? क्योंकि वो अपना वोट बैंक अपने आप को ऐंठना चाहते हैं। देखिए, आप जागरूक हो, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं जानी चाहिए। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, जब सोशल मीडिया का ज़माना हो, तो अफवाह फैलते देरी नहीं लगती है। कुछ भी मतलब वायरल होने के लिए या लोग अपने आप को मतलब सस्टेन करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, अनाप शनाप चीज़ें।
तो कभी भी बिना फैक्ट्स चेक किए हुए किसी चीज़ को आप स्वीकारो मत। भले आप फैक्ट चेक करने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है, लेकिन फैक्ट चेक करो और उसके बाद उसके सत्यता को पहचानो कि वो सत्य है या असत्य है चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इस समय सांप्रदायिक तनाव का माहौल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए सारे धार्मिक समुदायों को साथ में इकट्ठा करके बातचीत करके जो स्वीकृत लोग हैं उनसे, और तब सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही यह बहुसंस्कृतिवाद के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि इसके तहत जो है मनमानी करी गई तो, ठीक है। इसमें आगे ही बताया गया है जागरूकता बढ़ाना और भ्रामक सूचनाओं पर रोक जो है यूसीसी को लागू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब लागू करने में ध्यान देने वाले तत्व जो भी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यूसीसी एक ऐसी संकल्पना जिसका समर्थन और विरोध दोनों धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, समान नागरिक संहिता एक ऐसी संकल्पना है जिसका समर्थन और विरोध दोनों धार्मिक निरपेक्षता के आधार पर किया जाता है। अब व्याख्या करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं धर्म से मतलब पूरे धार्मिक स्वतंत्रता को लेके हमारे फंडामेंटल राइट में एकदम पूरी व्यवस्था है, जो कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। और यहाँ पे यूसीसी की बात करी जा रही है, तो दोनों में काफ़ी पतली थिन लाइन है। इस थिन लाइन को आइडेंटिफाई करना, यदि सरकार को आइडेंटिफाई करके यूसीसी को लागू करनी चाहिए। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति BS चौहान के अनुसार उन्होंने कहा था कि सांस्कृतिक विविधता से कोई समझौता मत करे सरकार, और एक रूपता की हमारी इच्छा जो है सरकार की राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए कभी भी खतरा नहीं बननी चाहिए। तो सबको साथ में लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ लागू करने से पहले देश के लोक संस्कृति और अच्छे विशेष रीति रिवाजों का ध्यान रखना जरूरी। विभिन्न समुदाय के वर्तमान रीति रिवाज जो भी मतलब इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके राह में परेशानियां हैं, उसको दूर करके जो है हम यूसीसी को लागू कर सकते हैं। अतः सरकार को चाहिए कि विभिन्न समुदायों का विश्वास जीत कर एकीकृत कानून को लागू करे, क्योंकि इनका क्रियान्वयन समय और काल की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसकी अपेक्षा ज्यादा दिनों तक नहीं किया जा सकता, आज नहीं तो कल इसे अपनाना ही होगा। तो समय एकीकृत प्रयास के द्वारा सरकार इसे लागू कर सकती है। तो ओवरऑल जो यूसीसी के जो भी डायमेंशंस थे मैंने आपको समझा दिया, तथ्यात्मक जानकारियां आपको बता दी। प्री और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और हाँ, यदि आप हमारे प्री टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हो, सिद्धि द एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, जो कि 2 जुलाई से शुरू होने वाला है। 25 एनसीईआरटी का टेस्ट है इसमें, और 699 रुपये में मात्र सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो कठिन वर्ड्स होंगे वो इंग्लिश में भी लिखे होंगे। मात्र 699 रुपये में ज्वाइन करने के लिए 97 170 58 805 हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। अपने एम को संधान करके अपनी सर्विसेज बिहार को दे सकते हो। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।